क्योंकि आपके एग्जाम में टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्यीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी, कितनी बार ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको 6 नंबर में पूछा जाता है। इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण किताब यानी आपका जो साइंस है उसमें 15 टिप्पणियां, क्योंकि आपके एग्जाम में टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि साबुनीकरण पर टिप्पणी करना, एस्टेलीकरण पर टिप्पणी करना, तो हम लेकर के आ चुके हैं संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण टिप्पणियां जो है एकदम गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। पहला जो टिप्पणी है बेटा वो क्या है, आराम से पढ़ेंगे। वो है साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेटा ये आपके एग्जाम में हर साल आता है, आप भी जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब पढ़ते हैं तो या विद्या क्वेश्चन बैंक उठाते हैं तो उसमें एक बड़ी सी रिएक्शन दिया है गिल्सराल का, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करना, और बच्चे उस रिएक्शन को देख करके घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। बेटा वो क्वेश्चन ही नहीं करता आपसे रिएक्शन करने के लिए। रिएक्शन तब करना है जब बनाने की विधियां आएंगी, तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। यहाँ क्या है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा, यानी 30 शब्दों से कम में लिखना है। तो आपको 30 शब्दों में क्या लिखना है, लिखा है उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यहाँ से 1 नंबर में पूछ लेता है आपसे साबुन क्या है, तो जिससे आप नहाते हो, ठीक है, वो साबुन के बारे में जानो तो साबुन बनता है कैसे है। तो साबुनीकरण वही टिप्पणी आपसे पूछा है, साबुन अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। यह तेलों और वसाओं के तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जो तेल है, वसा ऑयली पदार्थ हैं, उन्हीं से बनाया जाता है। जैसे कि चर्बी, तो जानवरों की जो चर्बी होती है उन्हीं को पिघलाया जाता है और उनको सुखाया जाता है। उनसे जल क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं, और उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पाउडर को मिला करके हम क्या बनाते हैं बेटा, साबुन का निर्माण करते हैं। यही आपको लैंग्वेज लिखना है, 2 नंबर के आता है, फिक्स है। तो इस तरह से हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये हो गया बेटा। आगे आता है आपका, ये ढेर सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं इसको, क्या है, एस्टेलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आता है एस्टेलीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कितनी बार ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और 4 मार्च को यही पेपर आपको मिलेगा। बेटा यहाँ क्या है कि एस्टेलीकरण, एस्टेली मतलब होता है एस्टर का निर्माण करना। जिस प्रकार हम उदासीनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हैं, यानी अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया कराने से लवण प्लस जल बनता है, इसी प्रकार एस्टर को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं। जब अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर तथा जल प्राप्त होता है, जिसे एस्टेलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह हमने बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए लिखा है, लिखा अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल प्राप्त जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को एस्टेलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। भाई अब यहाँ पर रिएक्शन करना होगा आपको। देखो जो अम्ल है वो अम्ल क्या होते हैं, जैसे मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, तो मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, जो भी आप ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ ले लिया भैया मेथेनोइक, तो इसे है क्या भैया, CH3 और COOH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। अब इस एथेनोइक अम्ल में हम क्या ले लेते हैं, एक अल्कोहल ग्रुप ले लेते हैं, तो यहाँ CH3OH, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो ये हमारा कैसा है, एथेनोइक अम्ल है। क्या है बेटा, एथेनोइक अम्ल है। अब हम एथेनोइक अम्ल में किसकी क्रिया करा रहे हैं, अल्कोहल का क्रिया करा रहे हैं, अल्कोहल। तो जब हम एथेनोइक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो क्या बनेगा, देखना रिएक्शन कितनी आसान होती है। यहाँ जब भी हमारा अम्ल है तो उसका H क्या होता है, निकल के जल बनाता है। ये H और OH आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे बेटा, जल बना लेते हैं। अब जब ये जल बना लिए तो जो क्या बचा बेटा, CH3 COOH, ये तो बचा, जो बचा उसे लिख देंगे प्यार से, तो CH3 COO ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बेटा यहाँ से है आपका जो CS वो यहाँ आ जाएगा और इसके बगल में लग जाएगा CH3, और इसे कहा गया है एस्टर, इसे कहा गया है एस्टर। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, एस्टर। एस्टर का सामान्य जो सूत्र होता है वो होता है RC डबल बॉन्ड O
OR, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, एस्टर कहते हैं। ठीक है, याद रखना, ऐसे भी आपसे IUPAC भी पूछा जा सकता है। तो ये है आपका क्या है, एस्टर। तो एस्टलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद बेटा अगला बात करते हैं, तो आगे आता है समजातीय श्रेणी। इसमें से एक भी स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। ठीक है, समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। समजातीय यानी यहाँ से तात्पर्य निकालो बेटा, यहीं से मैं आपको रटाऊंगा नहीं, यहीं से आप सीख करके जाएंगे। 4 मार्च का पेपर जो आपका है बहुत ही बेहतरीन जाएगा साइंस का। वो क्या है, समजातीय, समान जात वाले, ऐसे आपके कार्बनिक यौगिक जिनकी श्रृंखलाएं क्या हों, जिनके क्रियात्मक समूह समान जात के हों। जैसे आप ले ले मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन। ठीक है, तो जितनी भी श्रृंखलाएं हैं वो कैसे आ रही हैं, एन से आ रही हैं। या आप ले लें मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, ये सभी क्या एक ही श्रृंखलाएं हैं, तो इसे क्या कहते हैं, समान जात के हैं। या आप मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल ऐसे ले सकते हैं। या आप एथेनोइक, मेथेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक। ठीक है, इस तरह से जो क्रियात्मक समूह के सब में लग रहे हैं उस कार्बन श्रृंखला को क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका समान सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। मतलब यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन के चयन श्रृंखला ले ली, उसमें हमने यहाँ नॉन लगा दिया, यहाँ नॉन लगा दिया, यहाँ नॉन लगा दिया। ऐसे आप ऑटोमेटिक खुद से रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सर मैं मेथेन ले लूँ, एथेन ले लूँ, प्रोपेन ले लूँ, बिल्कुल ले सकते हो बेटा। इस प्रकार से आप ले लीजिएगा। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण भी होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको 6 नंबर में पूछा जाता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन 6 नंबर में बराबर पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। तो बेटा इतना ही लिखना होता है, इसमें कोई रिएक्शन भी नहीं करनी है। क्या है, सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्या है, जैसे इसके सूत्र अगर लिखो है मेथेनॉल का, तो मेथेनॉल कैसे होगा, एक कार्बन के लिए एक, मेथ मतलब एक कार्बन, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3OH, क्या हो जाएगा बेटा, OH। ऐसे एथेनॉल की बात करें तो इसमें अंतर किसका होगा, CH2 का। ठीक है, तो एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल 2 कार्बन होंगे इस तरह से, और फिर क्या लगा होगा, OH लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो यहाँ क्या होगा CH3, और यहाँ किसका लगा होगा बेटा, CH2। तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या आ रहा, CH2 इससे ज़्यादा हो गया ना। ऐसे ही हम जब प्रोपेनॉल बनाएंगे तब भी इससे ज़्यादा होगा कौन, एक CH2 फिर से आ जाएगा। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। तो इसे हमें अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अब बात करते हैं आगे है कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखना। अब कार्बन की जो संयोजकता होती है वो क्या होता है, कार्बन के जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं यानी बैलेंसी क्या होता है, तो कार्बन की जो संयोजकता है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ये लिखा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कार्बन जो भी है उसे संयोजकता कहते हैं। अब कार्बन कितने नंबर बेटा, 6, तो उसके बाह्यतम कोष में 2 और 4, तो 4 आ रहे हैं, यानी इसकी बैलेंसी कितनी हो गई, संयोजकता हो गई 4 हो गई। इसलिए यहाँ मैंने लिखा है कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसका मतलब है कि कार्बन अपने बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करके या प्राप्त करके स्थिरता प्राप्त करता है। स्थिरता का मतलब है स्टेबिलिटी। कार्बन 4 सा संयोजी बंध बना सकता है जो इसे विभिन्न प्रकार के यौगिकों के निर्माण में सक्षम बनाता है। आप देखते हैं कि कार्बन जो है बहुत लंबी चेन श्रृंखला बना सकता है और बहुत सारे कंपाउंड को निर्माण कर सकता है, क्योंकि उसके 4 हाथ हैं और वो लगातार कार्बन से जुड़ता जाता है। जैसे हीरे की संरचना, जैसे कोयले की संरचना, तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इतना आपको अच्छे तरीके से लिखना है अगर कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं लैंग्वेज आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के आज ही इसको याद कर ले, ज़्यादा समय नहीं है, 4 मार्च को फोड़ के आना है। आप कमेंट करके बताना कि सर आया कि नहीं आया। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं।
उसके बाद बेटा अगला आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। 2024 में दोबारा आया था और लगातार आ ही रहा था। क्या है बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। अगर मैं आपको ट्रिक बताऊं, हिंट बताऊं, तो देखा यहीं से दिख जाता है कि पूछा क्या है, लिखना क्या है। ठीक है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया यहीं से बता दूंगा। क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया? एक प्रकार की रासायनिक द्विविस्थापन मतलब एक तो रिप्लेसमेंट हो रहा था, उसके साथ एक को और करना है, तो दो लोगों को क्या करना है बेटा? रिप्लेसमेंट करना है। जैसे कि यहाँ अगर मैं कहूँ दो तत्व हैं ए और बी और इसकी अभिक्रिया हो रहा है कोई नए लोग से सी और डी, तो यहाँ पर क्रिया जब होगी तो बेटा क्या होता है, एक जब दो आपस में होते हैं तो एक प्लस होता है एक माइनस होता है। यहाँ क्या होता है? एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तो प्लस वाला किसके पास जाएगा? माइनस वाले के पास। और ये प्लस वाला किसके पास आएगा? माइनस के पास आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? ए वाला किसके पास जाएगा? डी के पास। और यहाँ सी वाला किसके पास आएगा? बी के पास। प्लस वाला सामने लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो रिएक्शन होता है उसे अपन लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं बेटा? उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ यहाँ पर, तो क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका? यहाँ से एग्जांपल आपका आ जाएगा Ag, ठीक है, NO3। क्या हो जाएगा बेटा? AgNO3। अब इसकी क्रिया हम किसी एलिमेंट से कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा? जैसे हमने पोटेशियम क्लोराइड ले लिया। क्या ले लिया बेटा? पोटेशियम क्लोराइड ले लिया। अब तुम यहाँ सोडियम क्लोराइड ले सकते हो, पोटेशियम क्लोराइड ले सकते हो, ऐसे ले लिया मैंने। अब क्या होगा कि ये प्लस होता है और ये कैसा है? माइनस होता है। वहीं आपका ये प्लस है पोटेशियम, ये कैसा है? माइनस है। तो Ag प्लस किसके साथ जाएगा? Cl के पास जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो Ag किसके पास जाएगा बेटा? Cl के पास। उसके बाद में जो आपका पोटेशियम के है वो किसके पास आएगा? NO3, यानी पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं कि दोनों आदान प्रदान हो गए हैं दो साथ में, तो उसे कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको जब द्विविस्थापन अभिक्रिया आता है तो इतनी लैंग्वेज और ये आपको रिएक्शन करनी होती है। क्या है? एक बार पढ़ देता हूँ। एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो तत्व एक दूसरे के साथ स्थान बदलते हैं। यह आमतौर पर तब होता है जब तत्व विलयन में होते हैं और वह अवक्षेप बनाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच अभिक्रिया होती है। या तो ये ले लो या तो ये ले लो, जरूरी नहीं। आपको जो याद हो जाए आसानी से उसे लेना है क्योंकि समय बहुत कम बचे हैं। ठीक है, तो ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बताते हैं योगात्मक अभिक्रिया क्या है। तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है योग करना। क्या करना है बेटा? योग करना है। ऐसी रिएक्शन जिसमें हम किसी चीज को जोड़ सकते हैं। अब किस में जोड़ सकते हो बेटा? जो पहले से संतुष्ट होगी, संतृप्त होगी, तो क्या उसे हम जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते। तो हमें किसी चीज को जोड़ने के लिए, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए क्या करना होगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को लेना होगा। तो जो डबल बॉन्ड होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो कैसा होता है? असंतृप्त होता है। अब उस असंतृप्त में हम क्या करते हैं? बाहर से हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, जिससे वो कैसे हो जाते हैं बेटा? वो असंतृप्त से बदल जाते हैं संतृप्त में। यहाँ लिखा है योगात्मक अभिक्रिया तब होती है जब किसी परमाणु को किसी ऐसी यौगिक में जोड़ा जाता है जिसमें द्वि या त्रि बंध होता है और संतृप्त यौगिक योगात्मक अभिक्रियाओं से जुड़े होते हैं। तो बेटा असंतृप्त कोई ले लो, जैसे आपको एग्जांपल दे दूं तो असंतृप्त क्या होते हैं? जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो यहाँ मैंने कोई डबल बॉन्ड का एग्जांपल ले लिया। अब बेटा इसको जब बैलेंस करोगे तो CH3, यहाँ क्या H, यहाँ कितना आ जाएगा? CH2। अब इसमें हमें इसको क्या है? ये असंतृप्त है। अब असंतृप्त में हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? योगात्मक कहते हैं। अब हम जब किसी चीज को जोड़ते हैं तो योगात्मक कैसे? यहाँ हम क्या जोड़ दें बेटा? क्या दो हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा दें हम? अगर ये कैसा है? असंतृप्त है कि नहीं? ये हमारा कैसा है बेटा? असंतृप्त है। तो असंतृप्त से हमें संतृप्त की ओर अगर जाना है तो कैसे बनाएंगे बेटा? तो यहाँ पर अगर एक बॉन्ड को हटाना हो तो इसकी जगह एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, जिससे एक बॉन्ड तो दो साझेदारी बनाते हैं ना, तो सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा? CH3। और यहाँ देख सकते हैं CH था पहले से, CH है। अब डबल बॉन्ड जो था वो सिंगल बॉन्ड में बदल गया है और यहाँ पर आपका CH2 है, यहाँ एक H जुड़ा है, यहाँ एक H जुड़ा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कैसे हो गए भैया? ये हमारे
असंतृप्त थे और कैसे बदल गए, ये संतृप्त में बदल गए। तो असंतृप्त को संतृप्त में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें हाइड्रोजन को जोड़ना होता है। जब हम रिएक्शन में किसी चीज़ को जोड़ते हैं तो जोड़ने को क्या बोलते हैं, योगात्मक बोलते हैं। तो यहाँ पर यह हो गया रिएक्शन योगात्मक। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं अगला जो है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखना। तो ये सब सारे क्वेश्चन पूरे किताब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखना बेटा क्या है, संतृप्त यौगिक जिन्हें एल्केन द्वारा दर्शाया जाता है, केवल कार्बन परमाणुओं के बीच एकल संयोजक बंधों से मिलाकर बने होते हैं। असंतृप्त यौगिकों में एल्केन, एल्काइन और एरोमेटिक यौगिक शामिल हैं, जिनमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो बेटा जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त कहते हैं, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ अगर टिप्पणी पूछता है तो अपने शब्दों में क्या लिखेंगे, उसको छोड़ो, अपने शब्दों में आपको तुरंत याद होना चाहिए। ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती केमिस्ट्री। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो एकल बंध से जुड़े होते हैं, वे कार्बन श्रृंखलाएं जो एकल बंध से जुड़े होते हैं, जैसे एल्केन, तो उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बंध से जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो और कार्बन जो चैन श्रृंखलाएं होती हैं, इससे मैं बात करूं तो यहाँ कार्बन कार्बन ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसकी बैलेंसी क्या होगा, CH3, इसकी बैलेंस CH2, इसकी बैलेंस CH3। तो कहीं ना कहीं क्या है, बैलेंस है, मतलब ये संतुष्ट है, मतलब इसे बोलेंगे संतृप्त। क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे संतृप्त। लेकिन वहीं अगर असंतृप्त हो तो कहीं ना कहीं ऐसे लेना होगा ना, एक को असंतृप्त में यहाँ कार्बन देखो कम होगा ना, हाइड्रोजन CH3, यहाँ H, यहाँ क्या हो जाएगा CH2। तो क्या ये बैलेंस है, क्या बैलेंस करने के लिए हमें डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो जब डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा असंतृप्त, उसे कहा जाएगा असंतृप्त। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि अगर डबल बॉन्ड कार्बन श्रृंखला में लगा होगा या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा तो उसे कहेंगे असंतृप्त, और अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहने वाले हैं हम संतृप्त। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, तो अगला है दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है बेटा, दहन। दहन का मतलब होता है जलना। तो किस प्रकार से कोई रिएक्शन होता है, तो किसी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज़ें नहीं जलेंगी। आसानी शब्द से बताऊं तो क्या है, किसी जलने वाले पदार्थ के वायु या ऑक्सीकारक द्वारा जल जाने की क्रिया को दहन का या जलना कहते हैं। दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दहन क्या है बेटा, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इस क्रिया में दहन आंखों से ज्वाला दिख भी सकती है और नहीं भी। इस प्रक्रिया में ऊष्मा तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप घर में लकड़ी जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलते हैं। तो ये प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, दहन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आपको रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इतना ही आपको समझाना है टीचर्स को। तो उम्मीद करते हैं दहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लोगे कि किसी चीज को जलना, किसी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, दहन अभिक्रिया कहलाते हैं, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो को हम क्या बोलते हैं बेटा, दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो अगला है भर्जन पर टिप्पणी कीजिए। अब भर्जन क्या है, तो भर्जन होता है सांद्रित अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिला करके उसके गलनांक के नीचे बिना पिघलाए वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन का मतलब होता है अयस्क। जब हम किसी पृथ्वी से किसी खनिज को निकालते हैं तो खनिज से जो चूर होते हैं उस चूर को बोलते हैं अयस्क। अब उस अयस्क को हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। उस अयस्क को फिल्टर करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं हम लोग क्या, आपका भर्जन। तो भर्जन एक माध्यम है, इससे हम अयस्क को बहुत ही स्वच्छ रूप से बिना पिघलाए नियंत्रित में कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भर्जन कहलाता है। अयस्क को साफ सुथरा बनाने के लिए भर्जन की टिप्पणी होती है। आगे बात करते हैं बेटा है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अगला क्या है, एक तो हमने द्विविस्थापन देख लिया, अब ये देखना है प्रतिस्थापन। तो सभी चीज़ का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए, बहुत ही आराम से ये सारे सेशन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 3 वीडियो में अपन लोग पूरी साइंस को रफा दफा कर लेंगे और पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। इसके बाहर से पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या है बेटा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। प्रतिस्थापन अभिक्रिया
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी एक की जगह रिप्लेसमेंट करना है दूसरे को। तो यहाँ क्या कहना है, अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु की किसी एक या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे रेडॉक्स अभिक्रिया में देखा नहीं, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि यहाँ मैं रिएक्शन करूँ तो क्या कर रहा हूँ भैया, कॉपर है ऑक्सीजन है, ये कॉपर ऑक्साइड है। अब इसकी जब रिएक्शन करते हैं हम तो यहाँ से क्या हो सकता है कि ऑक्सीजन निकल जाए। क्या हो जाए बेटा, ऑक्सीजन निकल जाए। तो ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकलना मतलब एक को हम क्या कर रहे हैं बेटा, हटा रहे हैं। तो जैसे एक हट जाएगा तो यहाँ कॉपर लिख सकते हैं और साइड में क्या ऑक्सीजन लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस के रूप में बाहर हो जाएगा, क्योंकि कॉपर और ऑक्सीजन ही रिएक्ट किए थे। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, और कॉपर 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार से हमारी रिएक्शन हो जाती है जिनमें हम किसी को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, और क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है एक की जगह। जैसे ये एग्जांपल अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ यार। यहाँ पे ये तो समझ में आएगा कि सर कार्बन पढ़ा रहे हैं तो कार्बन, जैसे मेथेन है, अब मेथेन में हम क्या ले लें, Cl2 गैस ले लें। अब इसकी रिएक्शन करा दूं तो जैसे मेथेन आपकी बैलेंस है, इसकी जगह से अगर क्या एक हाइड्रोजन निकाल लें और एक हाइड्रोजन और एक Cl मिल करके क्या बना लेगा बेटा HCl। और यहाँ पर जो CH3 बचा उसके साथ एक Cl मिल करके क्या बना लेगा, CH3। यहाँ से जुड़ रहा है आपका Cl, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोमेथेन। क्या बोलेंगे बेटा, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। और ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यहाँ हमारा क्या है, मेथेन। तो मेथेन की क्रिया अगर हम क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोमेथेन बनता है। और ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रतिस्थापन की रिएक्शन समझ में आ जाएगी। कैसे आया है सर, थोड़ा और डीपली चलें तो बेटा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमारा किसके साथ रिएक्शन हुआ है, क्लोरीन 2 था तो क्लोरीन ऐसे है। अब एक हमने H को निकाला, एक Cl को निकाला और बना दिया HCl, और जो बचा Cl है उसको हमने इसकी जगह लगा दी क्योंकि ये सेपरेट हो गया। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेटा CH3, और जैसे ही H निकला था उसकी जगह क्या आ गया बेटा, एक Cl आ गया, तो वो बना गया हमने क्लोरोमेथेन। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो गई। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर सारी रिएक्शन हो गई, इतनी कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। दहन भी देख लिया और संतृप्त देख लिया, ठीक है। ये सारे रिएक्शन हमने आज अच्छे तरीके से पढ़ लिया। एक मिसेल रह गया, तो मिसेल को देखते हैं। तो मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। मिसेल का मतलब होता है कपड़ा कैसे साफ होता है। तो जब हम साबुन बना लेते हैं तो साबुन को जब डालते हैं तो मशीन में जो घुलता है उसमें क्या होता है, जैसे शुक्राणुओं की संरचना होती है उसी प्रकार से साबुन के अणुओं की संरचना होती है, जो कपड़ों के अंदर जो ग्रीस है, जो मैल है, वो मिट्टी जमे हैं उस पर क्या रगड़ रगड़ के उसको निकाल देता है, उसके साथ चिपक जाता है, जो पानी डालने पर उसी के साथ बहना चाहता है। इसलिए यह है, यह हाइड्रोफोबिक सिरा मैल, तेल या ग्रीस के संपर्क में उससे जुड़ जाता है और मैल, तेल या ग्रीस को अपने केंद्र में एकत्रित कर लेता है। इससे बहुत सारे साबुन के अणु एक जगह जमा हो जाते हैं और एक गोले जैसी संरचना बनाते हैं। इस तरह की संरचना को मिसेल कहते हैं। वो संरचना कैसी होती है बेटा, वो शुक्राणुओं की जैसी संरचना होती है। वो कैसी होती है, शुक्राणुओं की जैसा संरचना होती है। इस संरचना को कहते हैं अपन मिसेल। समझ में आ रहे हो। तो यहाँ पे इस तरह से मिसेल पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा वीडियो आपने देखा है, बहुत ही मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने आज बहुत ही आराम से आपको एक एक बातें समझाई हैं और ये 15 आपकी संक्षिप्त टिप्पणियाँ थी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। बहुत जल्द हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में 4 मार्च को सीधे छपने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा। ऑल द बेस्ट, पेपर आपका बहुत ही बेहतर जाए। धन्यवाद।